हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंचिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिक लंचिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जेके एसएसबी जेईई 2025 के लिए विच इज़ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो अभी रिसेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज आउट हो चुकी है उसके लिए डिटेल प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे। ना ही सिर्फ हम लोग एनालाइज करेंगे, साथ ही उसका सोल्यूशन भी देखने वाले हम लोग। ठीक है, एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टाइमली अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा सो दैट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो होते हैं आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आप ये चीज़ माइंड में ले रहे हो कि क्या सर हमें इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे या नहीं करके, उसका भी मैं सोल्यूशन टाइमली आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इस पेपर को जो है कंप्लीटली सबसे पहले तो हम लोग एनालाइज करेंगे, इसके सोल्यूशन देखेंगे और मीन मैं आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने रहेंगे अगर आपको जेके एसएसबी जेईई 2025 के अच्छी तरीके से टॉपिक्स को प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, अब लोग बिना किसी तरीके हमारे सेशन को शुरू करते हैं, बट प्रीवियसली अगर आपको सिलेबस देखना होगा, ठीक है, जिसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड करा रखा है हमारे एप्लीकेशन पे, एंड अगर आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जानना होगा 292 पोस्ट के लिए, तो वो हमने दोनों भी सेशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रखे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर आपको सिलेबस में कौन से की पॉइंट होते हैं, सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करना ही नहीं, उसके साथ में उसका एनालिसिस भी, तो कौन से इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक आपको तैयार करने रहेंगे, ये भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो आप उसको जाके अच्छी तरीके से देखिएगा। अभी हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, या हमारा जो पार्ट ए रहने वाला है मैं मेंशन करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, लेकिन वो एक ही वन गो में अगर हम लोग पूरा पेपर एनालाइज करते थे तो उसमें हमारे पास में जो है काफ़ी कम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन और काफ़ी क्विकली हम लोग डेप्थ में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्वेश्चन को बाइफरकेट करके जो है आपको पार्ट वाइज हमने पढ़ाने की पूरी कोशिश की सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में जो सीरीज हमारी चलेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस को साथ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में जो प्रीवियसली पूछा गया था, व्हाट लियोनार्ड कंट्रोल डीसी ड्राइव्स आर जनरली यूज फॉर। ठीक है, अब देखिए ये एक मेथड होती है व्हाट लियोनार्ड कंट्रोल फॉर द डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो स्पीड कंट्रोल होती है डीसी मोटर की, ये हम लोग एडजस्टेबल वोल्टेज जनरेटर, ठीक है, जिसको हम लोग व्हाट लियोनार्ड सिस्टम कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो डीसी ड्राइव को रन करने के लिए जो सिस्टम होती है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ऐसा सीधा सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा था। इसमें क्या होता है, हमारे पास लाइट ड्यूटी एक्सकावेटर्स, मीडियम ड्यूटी एक्सकावेटर, ठीक है, हेवी ड्यूटी एक्सकावेटर एंड लो ड्यूटी एक्सकावेटर, ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है इसका कि हेवी ड्यूटी एक्सकावेटर्स के लिए इस व्हाट लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एलिवेटर्स हो गया, हेवी ड्यूटी एक्सकावेटर्स हो गया, ठीक है, और मेन ड्राइव्स स्टील मिल्स के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड कंट्रोल हमें प्रोवाइड कराते हैं दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, इन ईदर डायरेक्शन, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी। अब देखिए, आपको जो है डीसी मशीन में, चाहे वो आपका जनरेटर सेक्शन हो, आपका मोटर सेक्शन हो, इंडक्शन मशीन हो, ठीक है, या फिर आपका सिंक्रोनस मशीन क्यों ना हो, बहुत बार क्या होता है स्पीड कंट्रोल, ये इस टॉपिक को हम लोग इग्नोर कर देते, तो आपको स्पीड कंट्रोल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी तरीके से तैयार करने रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज बोर मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ डैश। ठीक है, अब देखिए जो बोर मैग्नेटॉन है, ठीक है, ये जो यूनिट होता है हमारा टू मेजर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी, परमानेंट डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ परमानेंट डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन। अब देखिए एक बोर मैग्नेटॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्प पर मीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, की पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो मोशन होता है ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वहाँ पे उस केस में डेवलप होता है, इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली पूछा गया था, दैट बोर मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ परमानेंट डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए काफी एलिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 2014 का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, अभी चल रहा है 2025। ठीक है, तो जो एक डेकेड हमारा पास हो चुका है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन का पूछने का तरीका काफी डेप्थ में चेंज हो चुका है, उसके साथ कॉन्सेप्चुअल आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, इसीलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ इस पेपर पे आपको खुद को अंडरमाइन मत कीजिएगा कि सर हमें क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना होगा। जो आपको सिलेबस हमने मेंशन किया था उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, व्हाट इज रिक्वायर्ड कनेक्शन फॉर अ एनहांसमेंट टाइप एन मॉसफेट टू फंक्शन एज अ रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से क्या रिक्वायर्ड रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा कनेक्शन हमें करना पड़ेगा सो दैट हमारा जो एनहांसमेंट टाइप एन मॉसफेट है उसको हम लोग एज अ रजिस्टर करके वर्क कर सके। ठीक है, तो उस केस में जो है गेट जो होता है वो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ड्रेन के लिए। ठीक है, अब देखिए दो तरीके के मॉसफेट्स होते हैं। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के टाइप आता है, एक तो होता है हमारे पास में डिप्लेशन टाइप और दूसरा होता है हमारे पास में एनहांसमेंट टाइप। अब आप ये कह रहे होगे कि ये पोस्ट कहाँ पे आती है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे हमने इस तरीके से इंटरेक्टिव पेज डालते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूँ। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो आपको इसके सिंबल्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखने रहेंगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में वो भी पूछे जाते हैं। मॉसफेट में मेजरली 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो रहता है गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, ये होता है एन चैनल का, जिसका सिंबल जो है उसमें एरो जो होता है इनसाइड होता है। अगर पी चैनल से हमारे पास में मॉसफेट होता है तो उसका जो सिंबल है एरो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, आई जूम दे। ठीक है, इसका आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये सोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है। एंड वही अगर हम लोग एनहांसमेंट टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो एनहांसमेंट टाइप के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास में यहाँ पे जो लेयर है ये एब्सेंट होती है इस केस में। ओके, एंड यहाँ पे जो सिंबल है इसका जो सबस्ट्रेट होता है उसमें आपको ब्रेक्स दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सेम सिंबल रहता है। ठीक है, तो आप इसको कंपैरेटिव आप पढ़ सकते हो, ये पोस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी अपलोड करा रखी है। ठीक है, तो अगर हमें एनहांसमेंट टाइप एन मॉसफेट को एज अ रजिस्टर करके वर्क कराना होगा तो हमारा जो गेट है मॉसफेट का वो हम लोग ड्रेन के साथ टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग जो है एज अ डिप्लेशन मोड करके भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा मॉसफेट जो है ऑपरेट करता है लीनियर रीजन और एज अ वो वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, करके वो हमारा वर्क करता है। ठीक है, ये तो सिंबल होता है, आपको पता ही होगा वेरिएबल रजिस्टर का, इसको एरो लग जाता है तो वेरिएबल रजिस्टर बन जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको पढ़ना होगा गाइस, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन होती है कि एनहांसमेंट मोड में जो मॉसफेट है या नॉर्मली ऑफ रहता है। ठीक है, ये जो एनहांसमेंट होता है इसमें नॉर्मली वो ऑफ रहता है, ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। ठीक है, और जब हम लोग उसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, गेट टर्मिनल में, ठीक है, इसमें हम लोग जब पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं एज यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो उस केस में जो है हमारा वो टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ डिप्लीशन मोड, ठीक है, डिप्लेशन मोड में जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है, ध्यान देखिए, नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है वो। एंड जब हम लोग निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल में, ठीक है, जब हम लोग उसको निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल में इस केस में, ठीक है, तब जाके वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो दोनों केसेस आपको ध्यान में रखने की, फंडामेंटल लेवल पे आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रीवियसली भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम्प को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर इनपुट वोल्टेज ऑफ अ V1 VI1 इज इक्वल्स टू 150 माइक्रोवोल्ट, VI2 इज इक्वल्स टू 140 माइक्रोवोल्ट एंड, ठीक है, इफ द एम्पलीफायर हैज द डिफरेंशियल गेन ऑफ AD इज इक्वल्स टू 4000 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CMRR। ठीक है, तो आपको ये CMRR का वैल्यू पूछा गया, यहाँ पे CMRR का वैल्यू जो है ऑलरेडी बताया गया और आपको पूछा गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये CMRR वैल्यू का पूछा नहीं गया, ये दिया गया आपको, ये आउटपुट वोल्टेज पूछा गया सीधा सीधा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, V0 विल बी इक्वल्स टू AD इंटू VD इन ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन CMRR इंटू, देखिए मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से, इस फॉर्मूला को नोट डाउन करके चलेगा क्योंकि ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, V0 विल बी इक्वल्स टू AD इंटू VD मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय CMRR मल्टीप्लाइड बाय V0 अपॉन VD। ओके, ये इसका फॉर्मूला, V0 विल बी इक्वल्स टू AD इंटू VD इन ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन CMRR VC इंटू VD। ठीक है, ये V0 नहीं था, VC था, राइट। इस फॉर्मूले के साथ ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन जो है आपको जो वैल्यूज है ऑलरेडी गिवन है, विच इज व्हाट, मैं बता देता हूँ, देखिएगा। ओके, इसके एडिशनल में भी हमारे पास में जो दो फॉर्मूला और लगते हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक तो रहेगा हमारे पास में VD जो आप हमारे पास वैल्यू गिवन है विच इज V1 - V2, ये एक हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, राइट, और ये जो VD है ये क्या है, डिफरेंशियल वोल्टेज है एट द इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, विच इज V1 - V2।
वीसी क्या होता है, एक दूसरा फॉर्मूला विच इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और CMRR क्या होता है हमारा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो डिफाइंड होता है AD बाय AC, ठीक है। ये CMRR को जो हम लोग डिफाइन करते हैं AD बाय AC, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। अभी आपको 2-3 वैल्यूज यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट इज VC, ठीक है। तो VC को हम लोग निकाल लेते हैं इस तरीके से, दैट इसी में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते दैट 150 प्लस 140 डिवाइड बाय 2, इसको हम लोग सॉल्व करते गाइस, विच विल बी इक्वल्स टू 145, ठीक है। 145 कितना माइक्रो वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सेम वैल्यूज यूनिट लगा दें कि दोनों भी जो यूनिट्स है वो सेम है, तो हम लोग लगा सकते हैं। तो VC का यह वैल्यू हमारा आ चुका है, राइट। VC का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। VD का जो है वो भी हम लोग वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई चेंज द कलर सो दैट आप उसको समझ सको अच्छी तरीके से। लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर। VD विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ठीक है। 150 माइनस 140 विल बी इक्वल्स टू 10 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है ना, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। तो दोनों भी वैल्यूज आपके पास बन चुकी है। अभी हमें सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जो है ये, अब देखिए AD का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। VD का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इस लेवल तक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। AD का वैल्यू हमारे पास कितना है गाइस, ठीक है। विल सब्स्टिट्यूट एज अ 4000 into VD is given as a 10 microvolt, 10 into 10 raised to power minus 6 into in bracket 1 plus 1 upon CMRR which is 100 into in bracket into न्यूमरेटर हमारे पास में VC का वैल्यू गिवन है विच इज़ व्हाट 145 into 10 raised to power minus 6 डिवाइड बाय VD का वैल्यू गिवन है विच इज़ एज अ 10 into 10 raised to power minus 6। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका आंसर निकाल के बताते हैं आपको। तो इसका जो आंसर कंप्लीटली निकाल के आता है हमारे पास में, वो आता है हमारे पास में 45.8 इंटू 10 raised to power minus 3, ठीक है, इंटू 10 raised to power minus 3 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में V0 का वोल्टेज। अब देखिए 10 raised to power minus 3 वोल्ट है, तो हम लोग इसको मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं विच इज़ 45.8 मिली वोल्ट विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर है, हमारे पास में आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका गाइस। तो आप देख सकते हो 2-3 फार्मूलाज के ऊपर आपको ये क्वेश्चन डिपेंडेंट था, ठीक है। ऑप-एम्प का जो है बेसिक फार्मूलाज ही आपको ध्यान में रखना रहेगा। एक तो ये फर्स्ट फार्मूला हो चुका है, दूसरा ये हमारे पास VD का डिफरेंस वोल्टेज का, डिफरेंशियल वोल्टेज का, तीसरा है हमारे पास में VC का विच इज़ व्हाट अ कॉमन मोड इनपुट जो रहेगा हमारे पास में ऑप-एम्प का, वो VC का, एंड दिस थर्ड, ठीक है। तो तीनों फार्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर सर्किट इज इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर की बात करें हम लोग, सर्किट का हमारा इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने इसको एक रजिस्टर लगा दिया। शंट की बात किया जा रहा है तो शंट क्या यहाँ पे कनेक्ट होता है, शंट हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। ओके, ये टोटल करंट आ रहा है हमारे पास में, करंट मान लो जी ये I, ओके। ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, ये हमारे पास IG, और यहाँ पे जो करंट डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास I माइनस IG, ठीक है। ये शंट को हम लोग RSH लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगेन ये करंट सेम फ्लो होते आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सम अप होके एज पर द किरचॉफ्स करंट लॉ ये टोटल करंट हमारा रीच हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर है एक हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है अप टू द रेंज ऑफ 10 raised to power minus 3 एम्पियर तक की जो रेंज की करंट्स रहते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आपको दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक तो रहता है जब भी हमें वोल्टीमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए रहता है, तो हम लोग उसके केस में सीरीज रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग उसकी रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, अगर हमारे पास में एमीटर बताया गया है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग पैरेलल में उसके एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शंट। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एमीटर का रेंज हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा जाता है एमीटर के, एंड वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम उसके अंदर हमें जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है ये एज अ एमीटर करके कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस RSH का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमने पैरेलल में जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर के। तो अगर हमें मेजर करना होगा करंट सर्किट के अंदर, तो एमीटर है कनेक्टेड है हमारे सीरीज में विद द सर्किट। अगर हम लोग इसमें एमीटर के सीरीज में, अगर मान लो हमारा जो एमीटर हम लोग सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है, तो इट शुड नॉट अफेक्ट द सर्किट करंट, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो
वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमारा एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। मान लो अगर आपने कोई सर्किट में एमीटर मेजर, बेसिकली एमीटर किसके लिए यूज होता है, करंट मेजरमेंट के लिए। अगर कोई सर्किट में आपको एमीटर जोड़ना है, सीरीज में हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। मान लो इसका बहुत ज़्यादा हैवी करंट, हैवी रेजिस्टेंस रहता है, तो ये सर्किट के पैरामीटर को अफेक्ट करेगा। इसलिए हमारा जो वैल्यू है रेजिस्टर का वो हमारा लो होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर हम लोग शंट रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर का वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट्स करंट सेंसिटिविटी डिक्रीजेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। क्लियर चुका, काफी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार करने रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि हम लोग को इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसके साथ में जब हमने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और सेशन को अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करके रखिएगा, काफी बेनिफिशियल आपको कॉन्टेंट टाइमली मिलता रहेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी शंट जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है 450 एम्पियर एट 230 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 50 ओम एंड 0.025 ओम्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप? सिंपल बताया गया। अब देखिए सर्किट गिवन नहीं था, मैंने आपको आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए लेके आया है, ठीक है। यहाँ पे जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या बताया, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड एंड आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर 0.025 रिस्पेक्टिवली। तो आर्मेचर का जो है, ठीक है, आर ए की अगर हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं तो 0.025 है, ठीक है। एंड शंट फील्ड के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम्स का, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वही हमें निकालना है। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जो हमारा करंट है, ठीक है, जो आए जो करंट हमारा आर्मेचर करंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वीडी हमारा वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से निकालते हैं, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में करंट है हमारे पास आर्मेचर करंट, एंड जो रजिस्टर है उस केस में, तो रजिस्टर हमारा कौन सा वैल्यू रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में आर ए का, ठीक है। तो ये सप्लाई कर रहा है। अब देखिए शंट जनरेटर है तो ये क्या कर रहा है, जो आर्मेचर करंट जनरेट हो रहा है आए, ठीक है, ये शंट फील्ड को भी फीड कर रहा है, ठीक है, और हमारे लोड को भी फीड कर रहा है। तो कुछ पोर्शन जो है शंट करंट में हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में भी जाता है, एंड कुछ करंट जो है हमारे लोड में जाता है। कुछ करंट दैट मींस मोस्टली करंट जो है हमारा लोड में जाता है, क्योंकि हम लोग एज अ जनरेटर करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, 450 मल्टीप्लाइड बाय आर ए विच इज वॉट 0.025, ठीक है। तो 450 इंटू 0.025 का अगर आप वैल्यू निकाल लेते तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली एज अ 11.25, ठीक है, वोल्ट। यूनिट क्या होता है वोल्टेज का, वो होता है हमारा वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि 11.24 बताएगा बट कंसिडर एज अ 11.25 वोल्ट्स, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस केस में आपको क्या फंडामेंटल चाहिए होता है कि आपका वो सीरीज जनरेटर हो या फिर शंट जनरेटर हो, ठीक है, उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और करंट जो मूवमेंट होता है, ठीक, किस तरीके से करंट फ्लो होता है ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है, ठीक है, सीरीज जनरेटर है, सीरीज मोटर है, या फिर हम लोग शंट जनरेटर है, शंट मोटर है, तो उसका करंट का जो डायरेक्शन है किस तरीके से होता है। अगर मोटर है तो ये एब्सॉर्ब करते रहता है, जनरेटर है तो हमारा आउटपुट करंट रहता है। तो ये आपको अगर आप फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज, अब देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल है। अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.995, आई का, ठीक है, इमीटर करंट है हमारे पास 10 मिली एम्पियर्स, आईसीओ का वैल्यू है 0.5 मिली एम्पियर्स एंड आईसीईओ का वैल्यू हमें पूछा गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आईसीओ का, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इन ब्रैकेट आईसीबीओ, ठीक है। तो अब देखिए हमें बीटा का वैल्यू निकालना रहेगा। बीटा का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास अल्फा गिवन है विच इज़ व्हाट, ठीक है, हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू है 0.995 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.995, ओके, क्लियर है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है ये रहेगा हमारे पास 199 यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ चुका, बीटा का वैल्यू, ओके। अब देखिए हमारे पास में जो है सीधा सीधा फॉर्मूला में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है। आई विल मेंशन दिस हियर ओनली, ठीक है, 1 प्लस 199 इन ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट क्लोज करके आईसीबीओ का जो वैल्यू है हमारे पास पता है 0.5 हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो 200 इंटू 0.5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हो जाएगा हमारे पास में 100, ठीक है, 100 माइक्रो एम्पियर, ओके। अब देखिए 0.5 मिली एम्पियर है ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 200 इंटू 0.5 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए एक मैं आपको यहाँ पे करेक्शन बताता हूँ। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर में था, यहाँ पे आईसीओ का जो वैल्यू है
इसका जो यूनिट है ये मिली एम्पेयर में बताया गया है। मैं स्पेशली इसलिए जानबूझ के यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी इसको समझ सको, छोटे छोटे मिस्टेक्स रहती है, ठीक है। आईसीओ का जो वैल्यू है जनरली आप समझिएगा, ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर में रहता है। अगर हम लोग 0.5 माइक्रो एम्पियर इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ क्लियर है, ठीक है। तो हमारा 10⁻⁻⁶ का ही वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, माइक्रो एम्पियर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में माइक्रो एम्पियर में गिवन है, ठीक है। ये काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, इसको हम लोग जस्ट एक रेफरेंस करके मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट एक फॉर इंस्टेंट, ठीक है, ये आपको बहुत सिली मिस्टेक्स क्रिएट कराते गए। अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी रहता 100 मिली एम्पियर का, तब आप कौन सा ऑप्शन मार्क करते, तो यहाँ पे ये गलती हो सकती है, इसलिए आपको केयरफुली ऑप्शंस को मार्क करना रहेगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक ही गिवन है 100, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए मार्कअप करेंगे, लेकिन इस तरीके से छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स होती है एग्जामिनेशन में भी, और बहुत बार हमें नोटिस भी होता है, ठीक है। ऑल्दो ये कंसिडर हो जाता है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास, इसलिए आपको छोटी छोटी जो की पॉइंट्स होते हैं ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान में रखना रहता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। फॉर अ टाइम बिंग हम लोग इसको चेंज कर देंगे माइक्रो एम्पियर, तब जाके इसका करेक्ट आंसर ही निकल के आता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहेगा, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा 2 मिनट पॉज लेके मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट जेके एसएसबी जेई के कोर्स के लिए मैं ज्वाइन करके रखे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा और भी सेशन काफ़ी सारे इसके अंदर इंटरेक्टिव ऐड होना चाहते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसका जो फीस है गाइस, ठीक है, मैं कहना चाहूँगा 24,999, इसको हमने 40% ऑफ पे अभी हमने प्रोवाइड करके रखा है, जिसका प्राइस आपका निकल के आता है, ठीक है, ये रहेगा 1499, ठीक है। ये काफ़ी कम पीरियड के लिए, 2-3 दिनों के अंदर ही आपका जो कूपन कोड है JK40, ठीक है, ये आपका जो है जल्दी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर 292 स्टूडेंट्स के लिए हमने कूपन कोड को अप्लाई करके रखा है, ठीक है। इसका ओरिजिनल प्राइस था, इससे कारण आपको जो है कूपन कोड जो है लगाने के बाद 1499 के अंदर कंप्लीट एंटायर कोर्स, जिसके अंदर ब्रीफ थ्योरी, MCQs कॉन्सेप्ट विथ और 3D स्पेशल पावर प्लांट सेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हमने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए। जितने भी एस्पिरेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं डेली टाइमली और जितना भी हमसे बन पाता है अच्छी तरीके से जो कंटेंट रहता है, जो PDFs रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोग इस कोर्स के अंदर एडअप करते हैं। अभी एंटायरली कोर्स कंप्लीटेड है, ठीक है। आपका जो कोर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, और भी काफ़ी सारे सेशन इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज भी हम लोग इसके अंदर लगाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप इस कूपन कोड को JK40, इस कूपन कोड को यूज़ करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। लेटेस्ट पेड कोर्स में जाके अगर आप देखते हो, ठीक है, उस केस में आपको जो है यहाँ पे उसका कूपन कोड है JK40, ऑटोमेटिक प्री अप्लाइड देखने को मिलेगा। अगर वो प्री अप्लाइड देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आप उसके लिए एलिजिबल हो, उसको डायरेक्टली टच करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस कूपन कोड को आप लगा सकते हो, जिसके कारण आपको इसका इफेक्टिव प्राइस जो है 1499 आ जाएगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमें प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे थे, उनके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को एंड्रॉइड पे तो खासकर डाउनलोड कर ही सकते हो। अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, तो आपको लिंक्स आ जाएगी और आपको ईमेल और आपको फ़ोन नंबर वहाँ पे शेयर कर लेना है, हम लोग आपको उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके JK SSB JEE 2025 के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और ये लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड सेशन है जो 2024 तक के, जनवरी 2025 तक के जितने भी हम लोग क्वेश्चन एनालाइज करते हुए आ रहे, उसके डिपेंडेंट हम लोग आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ना कि हम लोग जस्ट रिपीटेटिव और जो कॉमन सा सिलेबस होता है वो मेंशन करता है। ये सारा हाइब्रिड कंटेंट रहता है। हमारे एंड पे हमें जितना लगता है कि सर JK SSB को क्लियर करने के लिए अगर इसका डेप्थ बढ़ सकता है, पेपर का क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, तो हम लोग उसको और बढ़ाते हैं। तो ये बात तो आपको ध्यान में रख के ही इसको एनरोल करके अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई रखनी है, और आपके JK SSB की एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए, इसका आपको जो है प्रण लेके आपको तैयारी करने देंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर गाइस। थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास एक सिंगल फेज 60 हर्ट्ज जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है इंडक्टिव लोड 4500 किलोवाट का, जिसका पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग पे। दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ 20 किलोमीटर लॉन्ग ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन, द लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 0.0195 ohms and 0.60 millihenry per kilometer. The voltage at receiving end is required to be kept constant as 10.2 kilovolt. Find the voltage regulation of the line. ये हमें पूछा गया, सारे वैल्यूज बताए गए, हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो है फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। विच कैन बी गिवन एज परसेंटेज R विल बी IRL into cos phi plus IXLL into sin phi. L is what? L is length, क्योंकि 20 किलोमीटर्स का लेंथ भी अभी मेंशन किया गया. दैट इज हाउ वी हैव टू कंसिडर इट. डिवाइडेड बाय VR into
100। ये हो गया हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है गाइस, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्सेल का वैल्यू निकालना है। आई चेंज द कलर, राइट। एक्सेल इज व्हाट? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टर द्वारा रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, विच इज गिवन बाय 2 पाई एफ एल, राइट। 2 पाई, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का कितना वैल्यूज गिवन है? 60। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है हमें, 60 हर्ट्ज गया रहता है और हम लोग 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते हैं, अगेन हमें पता चलता है आगे चल के सिले मिस्टेक्स हो जाती है। जो 50 हर्ट्ज का दे के भी अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो भी आंसर जो है ऑप्शन में रहता है, तो इसलिए आपको सिले मिस्टेक्स हो सकती है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, ओके। इंडक्टिव यहाँ पे इंडक्टेंस कितना बताया गया? 0.60 मिली हेनरी पर किलोमीटर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.6 इंटू 10⁻³ रहेगा, ठीक है, मिली हेनरी, इसलिए इससे कारण हमारे पास जो एक्सेल का वैल्यू बन के आता है 0.226 ओम्स का, ओके। अब इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत कि हमसे ये पेपर नहीं बन पाएगा। अच्छी तरीके से तैयारी करोगे इस कोर्स को एनरोल करके और आपके PYQs लगा लोगे हमारे पास यूट्यूब पे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो पेपर है अच्छी तरीके से जा सकता है, ठीक है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी हाइब्रिड तरीके से हमें पढ़ना रहता है, डिफरेंट PYQs कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके, ठीक है। तो हमें जो वैल्यूज़ है हमारे पास में, ये हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस केस में हमारे पास में जो आई का वैल्यू है ये मिसिंग है, ठीक है, दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑल टुगेदर। ये भी हमें कैलकुलेट करना रहेगा जी, ओके। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रहेगा? P टोटल पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू कॉस फाई। ये किस तरीके से फॉर्मूला है? हमारे पास पावर किस तरीके से निकालते हैं? वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? वो होता है हमारे पास पावर फैक्टर, राइट। तो हमारे पास पावर कितना है? देखिए 4500 है, 4500 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, किलोवाट है इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। वी का वैल्यू है वी का वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पे देखिएगा 10.2 किलोवोल्ट, 10.2 किलोवोल्ट इंटू 10⁻³ करना रहेगा, और cos फाई का वैल्यू है हमारे पास 0.8, ठीक है, 0.8। इससे हमारा जो वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, करंट का, वो आता है 551 एम्पियर, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली रफ वैल्यू लेके चल रहा हूँ, 551 एम्पियर। आई का वैल्यू हमारा निकल के आ गया। अब हमें सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकालना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 551 इंटू आर का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे जो है लाइन रेजिस्टेंस गिवन है विच इज़ 0.0195 इंटू एल विच इज़ लेंथ 20 प्लस आई का वैल्यू कितना है? 551, ठीक है, इंटू एक्सेल का वैल्यू विच इज़ गिवन है सर, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 0.226 इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0.6, क्योंकि कॉस फाई का वैल्यू गिवन है तो साइन फाई का जस्ट एक स्टैंडर्ड ही वैल्यू होता है। जब भी हमारे पास में जो एक कॉस फाई पॉइंट रहता है तो हमारे पास साइन फाई जो रहता है वो हमारा रहेगा 0.6, ठीक है। आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें भी कन्फ्यूज होता है तो गाइस मुझे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली ये भी बता दूंगा साइन कॉस के वैल्यूज़ किस तरीके से निकालते करके, ठीक है। डिवाइड बाय वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है हमारे पास में? वो है 10.2 किलो वोल्ट, 10.2 इंटू 10⁻³। जब जाके हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तब जाके हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा 16.34%, ठीक है। और ओके, परसेंटेज आर इज गिवन एज 16.34 वोल्टेज, 34%, नॉट कि वोल्ट। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपको दो फॉर्मूले से, आपको एक फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नॉट नेसेसरीली इस टाइम पे आपको न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछेंगे, मिक्स्ड पेपर आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सोलेनॉइड ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाउंड विद 100 टर्न्स ऑफ वायर कैरिंग एट अ करंट ऑफ 20 एम्पियर्स, ठीक है। इंडक्टेंस कितना है, ठीक है, यह हमें कैलकुलेट करना रहेगा। देन इसके बाद में एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, जिसको हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं? E = ½ Li², इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, राइट। तो ये हमें निकालने रहेंगे। तो अब देखिएगा इस केस में हमें एनर्जी निकालने के लिए L का तो वैल्यू चाहिएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है, म्यू इंटू n² इंटू A डिवाइड बाय L विच इज़ गिवन एज म्यू का वैल्यू कितना है, वह हमारा कितना रहता है? अब देखिए व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड का वैल्यू बताया गया, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन रहता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू n², ठीक है। n² मतलब कितना टर्न्स है, ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यह हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इंटू ए
अब देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या डायमीटर के फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास में पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, डायमीटर के कंसर्न में हमारे पास वैल्यू बताई गई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू डी स्क्वायर विच इज़ 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ओके, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू हमारे पास निकल के आता है हमारा जो लेंथ है विच इज़ 40 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन एज अ 40, ओके। इसका वैल्यू निकल के आता है 3.94 मिली हेनरी, ठीक है। ये तो आ चुका हमारे पास इंडक्टेंस का वैल्यू। अब हमें एनर्जी कितना है वो हमें निकालना रहेगा इस फॉर्मूला के माध्यम से, दैट विल बी कैलकुलेटिंग एज ई विल बी इक्वल्स टू हाफ 1/2 इंटू एल। एल का वैल्यू कितना है 3.94 वैल्यू गिवन है इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का भी वैल्यू बताया गया 20 का होल स्क्वायर विच इज़ कैलकुलेटेड एज पूरा इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास 0.789 जूल, ठीक है। क्लियर है हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है गाइस, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट डज द मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग ऑफ द एससीआर स्पेसिफाई। एससीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये हमारा एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है गाइस, काफ़ी जनरलाइज्ड है, ये यूज़ होता है, ओके, जिसमें हमारे पास गेट, एनोड और कैथोड रहता है। तो ये जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो हमारे पास में मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग है, ये क्या स्पेसिफाई करता है, ऐसा ऑप्शन में बताया गया है। तो ये हमें नॉन रिपीटेटिव करंट विद साइन वेव ये स्पेसिफाई करता है। देखिए जो सर्ज करंट रेटिंग रहता है वो स्पेसिफाई करता है हमारे मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव या फिर सर्ज करंट, जो कि एससीआर जो है वो विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है फॉर अ लिमिटेड टाइम, ओके। जब उसका पूरा टोटल लाइफ स्पैन रहता है, ठीक है, उसके एक लिमिटेड टाइम के लिए ही एक हमारा सर्ज करंट है वो सहन कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटेटिव करंट विद साइन वेव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ये मैक्सिमम सर्ज करंट रेटिंग का ही मतलब हो जाएगा नॉन रिपीटेटिव करंट विद साइन वेव। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज एक 68 4 पोल्स का टर्बो जनरेटर जिसका रेटिंग है 100 MVA का, 13.8 किलोवोल्ट का इसका रेटिंग है, उसका इनर्शिया कांस्टेंट है 10 मेगाजूल पर MVA। फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट है, ये हमें निकालना रहेगा, H विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय S, ठीक है। S क्या होता है, रेटेड पावर है हमारे मशीन का। तो H का जो है बेसिकली देखिए इस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें निकालना रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा H इंटू S, ठीक है। तो H का जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे बताया गया, देखिए 10 मेगाजूल पर MVA, 10 इंटू S का वैल्यू कितना है हमारे पास में 100 MVA है, ठीक है। तो 100 MVA इसलिए हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया, ठीक है, ये आया 1000 मेगाजूल, ओके। सिंपल, ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड रहेगी एट अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एट अ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है हमारे पास में 1000 मेगाजूल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर। देखिए जूल वाला भी है और मेगाजूल वाला भी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज एक एरर डिटेक्टर है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। जो अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको सिम्बॉल दिखाई देता है, ये होता है हमारे पास में गेन, ठीक है, और ये अगर हमारे पास फीडबैक आता है, ठीक है, ये अगर हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है, तो ये मान लो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो एरर डिटेक्टर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है हमारे पास में जो इनपुट वैल्यूज है, ठीक है, और हमारे पास फीडबैक आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे एज अ कंपैरेटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अगर हम लोग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो एरर डिटेक्टर उसको हम लोग एज अ कंपैरेटर करके भी जानते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल आउटपुट और जो हमारा डिजायर्ड सेट पॉइंट वैल्यूज कितनी होती है, जिसका जो एरर निकालता है, जो डिफरेंस निकालता है, ठीक है, कंपेयर करना मतलब क्या, डिफरेंस निकालना, तो एज अ एरर डिटेक्टर को हम लोग जो है कंपैरेटर करके भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फॉर द मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन AC सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड वेव फॉर्म, ठीक है। अगर हमें एक अननोन AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी नापनी होगी, मेजर करनी होगी, तो हम लोग इसमें से कौन सा एक डिवाइस यूज़ करेंगे सो दैट हम लोग स्टैंडर्ड वेव फॉर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। उस केस में हमारा स्मिथ ट्रिगर इसका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को। अब देखिए स्मिथ ट्रिगर को हम लोग एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं, या फिर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो स्मिथ ट्रिगर क्या है, ये एक कांस्टेंट स्क्वायर वेव जनरेटर हमारा रहता है, ठीक है।
तो ये हमें यूज़फुल लग सकता है अगर हमें मेजरमेंट करना होगा। तो एसी सोर्स का एक फ्रीक्वेंसी का, अगर एक अननोन एसी वोल्टेज सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी नापनी होगी, तो हमें एक स्टैंडर्ड वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए उसमें ट्रिगर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है ये रेसिप्रोकल रहता है हमारे कंडक्टेंस का। क्लियर है, रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स में नापते हैं, ठीक है, एंड कंडक्टेंस हम लोग सीमेंस में नापते हैं, उल्टा मुंह इस तरीके से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। साथ ही साथ ये भी हमने पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड करके रखी है, जो एनालॉजी रहती है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास वोल्टेज रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ रहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स दौड़ता है, जिसको हम लोग वेबर में नापते हैं। रेजिस्टेंस जिस तरीके से अपोज करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, उसी तरीके से रिलक्टेंस क्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है उसको अपोज करता है फ्लो होने से। ठीक है, करंट डेंसिटी नापी जाती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में नापी जाती है। कंडक्टेंस क्या है का यूनिट क्या है हमारा ओम, जो कि अपोजिट है रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से रिलक्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर है हमारा रिलक्टेंस का, तो परमियंस क्या हो जाएगा हमारा वेबर पर एम्पियर टर्न। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वोल्ट पर मीटर में नापी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर टर्न पर मीटर में नापी जाती है। तो ये सर्किट एनालॉजी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इज एक 150 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी एफिशिएंसी 92%, अगर वो फुल लोड पे ऑपरेट करती है तो उसके लॉसेस कितने होंगे। सिंपल है, एफिशिएंसी ये जो ईटा रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है हमारा, ये कितना रहता है हमारा, ये रहता है हमारा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। कोई भी अगर इक्विपमेंट की हमें एफिशिएंसी नापनी होगी तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कितना इनपुट जा रहा है और हम वर्सेस हमारा कितना आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सिंपल है, तो हमारे पास में एफिशिएंसी गिवन है 0.92। अगर हम लोग परसेंट टू डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते तो 0.92 हो जाएगा, विच विल बी कैलकुलेटेड एज अ उसका आउटपुट। देखिए, इसके लॉसेस निकालने होंगे तो सबसे पहले तो हमें जो है इसका इनपुट निकालना पड़ेगा। तो आउटपुट गिवन है हमारा 150 किलोवाट इंटू 10⁻³ करते हैं, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। ठीक है, अगर हम लोग 100 नहीं करते तो डायरेक्टली भी वैल्यू आ सकते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज को ऑलरेडी कवर कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो यहाँ पे इनपुट निकल के आएगा वो रहेगा हमारे पास 163.04। ठीक है, इससे हमारा इनपुट आ चुका है किलोवाट में। ओके, लॉसेस क्या होते हैं, ये लॉस जितना हम लोग इनपुट दे रहे माइनस हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट कितना जा रहा है हमारा 163.04 माइनस आउटपुट कितना है हमारा, वो आ रहा है हमारा 150 किलोवाट। ओके, तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी डिफरेंस जा रहा है हमारा, तो वो पावर क्या हो रही है, वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, वही हमारा लॉस रहेगा, जिसका वैल्यू हमारा निकल के आता है 13.04। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। यूनिट्स को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो डिफरेंशियल कपलिंग ऑफ 2 कॉइल्स इन अ सीरीज कनेक्शन। देखिए, एक सीरीज कनेक्शन में इंडक्टर्स का वैल्यूज गिवन है, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी एंड 4 मिली हेनरी, और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है हमारे पास में 15 मिली हेनरी। ठीक है, M इज गिवन एज 15 मिली हेनरी। तो हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना रहेगा इस कॉम्बिनेशन का, हमें एक सिंगल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना होगा, जिसका वैल्यू कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल कपलिंग है 2 कॉइल्स का, तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए, डॉट नोटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक तो ये डॉट नोटेशन इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर जो है, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है इस केस में। ओके, अब देखिए इसका L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस M। L1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 2 प्लस L2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 4 माइनस 2 इंटू म्यूचुअल का हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 15, 2 इंटू 15। ठीक है, 2 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 8, 15 दैट मीन्स 0.15 हो गया। ठीक है, 0.15 ध्यान दीजिएगा। (0.15) 8 माइनस 0.15 विच इज 0.3। 2 प्लस 4 विल बिकॉज 6 माइनस 0.3। मैं हमने गलती से कहा है। बहुत बार क्या होता है, इसी तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बार हम लोग गलतियां करके आते हैं एग्जामिनेशन में। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम लोग ऑप्शन में कुछ और लिखते हैं कहीं कभार। अब देखिए 2 प्लस 4 विच इज़ वेरी सिंपल 6, बट हमने गलती से यहाँ पे 8 लिख लिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने देंगे। 6 माइनस 0.3 इसका वैल्यू निकल के आता है 5.7 मिली हेनरी। ठीक है, L इक्वल सिंपल है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो ये थे गाइस कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको प्रीवियसली जेके एसएसबी में पूछे गए थे।
आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सेशन और ये क्वेश्चन और हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। जितने भी और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सेशन के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड हो, अगर आप चाहते हो कि जेके में 292 पोस्ट में एक आपकी पोस्ट होनी चाहिए, तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अच्छी तरीके से मन लगा के आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के सारे प्रीवियस ईयर के सेशन देख लेना है, जितने भी हमने प्रीवियसली अपलोड करके रखे, एंड जितना हम लोग इसके अंदर जो आपका डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करें उसको अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा। डेफिनेटली आपका 3 से 4 महीने के अंदर एक डेफिनेट बूस्ट आपको देखने को मिलेगा आपके प्रिपरेशन में, और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी आते तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। जो आपको मैंने कूपन कोड मेंशन किया गया, ठीक है, काफ़ी कम सीट्स अवेलेबल है अभी तक, ठीक है, JK40 की। तो इस कूपन कोड को यूज़ कीजिएगा गाइस। एंड अगर आप इसका कूपन कोड एक्सपायर भी होता है तो ठीक है, तो उसके बाद में 20% का कूपन कोड रहेगा, जिसके कारण आपका इसका इफेक्टिव प्राइस जो है कोर्स का 1999 हो जाएगा। इसलिए अभी जो 1499 में जो प्राइजेस में आपको ये मिल रहा है तो इसको जरूर अवेल कर लीजिएगा इस कूपन कोड को। बाद में हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते प्रीवियस कूपन कोड के साथ, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को और इसके सिलेबस को देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके और देख सकते हो। कैपिट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के टेलीग्राम को चैनल को फॉलो करना होगा, सो दैट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेक्टिव अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। कोई भी क्वेरी आते तो हमें जरूर पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।